तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 10 जून सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जीके जीएस करंट अफेयर इन सब के प्रश्न, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे अगर ये प्रश्न रिपीट होते हैं या फिर इनसे संबंधित अन्य कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2 इन सब की तैयारी कराई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा अभी लेवल आ रहा है एनटीपीसी ग्रेजुएट का, इसी लेवल को आधार बना करके हमने एनटीपीसी 10+2 के नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, जो आपका इसके बाद में 10+2 एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, तो आरआरबी ग्रुप डी के भी कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। तो अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी 10+2 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल किसी के भी नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में अवेलेबल हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर 149 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत की तुरंत आपको उसी नंबर पर कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। बस आपको नीचे लिख देना होगा कि आपको कौन से एग्जाम के नोट्स चाहिए। ठीक है, चलो भाई क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 243W ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिका की शक्ति से या फिर ग्राम पंचायत की शक्ति से? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर पालिका की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 243W। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 243W जो भारतीय संविधान के भाग 12A का हिस्सा है, न्यायपालिकाओं के लिए शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। यानी न्यायपालिका जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं को ये पूरी शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपता है या उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि वो स्वयं अपने हिसाब से, अपने माइंड से अपने जो फैसले हैं वो स्वयं ले सकें। जिसमें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित कार्यों को पूरा करना शामिल है। जो भी 12वीं अनुसूची में कार्य दिए गए हैं उसे वो अपने विवेकपूर्ण तरीके से काम कर सकें। ये आर्टिकल 243W उनको शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, देखो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो देखो, वे कानून बना करके नगर पालिकाओं को शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करें, जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में अच्छे से कार्य कर सकें। यह आर्टिकल 243W बेसिकली कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर से देखिए आपके पॉलिटी से ही है। जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? जो जिले के लेवल पर परिषद होती है हम उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम परिषद या फिर जिला परिषद? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे जिला परिषद कहा जाता है। देखिए, तो जिला परिषद जो है वो जिला स्तर की सर्वोच्च पंचायत संस्था होती है, जो पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष इकाई है। सबसे ऊपर जिला परिषद होती है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात करता है? यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको आंसर बताते हैं। और अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, 16 या फिर 17? अनुच्छेद 17 इससे पहले पूछा जा चुका है। क्या है अनुच्छेद 17 में, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस प्रश्न का आंसर अनुच्छेद 16 हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यानी कि जो भी रोजगार है वो सबको समान रूप से वितरित किए जाएंगे। यह अनुच्छेद राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यानी कि आज जो राज्य सरकार है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा यह अनुच्छेद 16 कहता है। नौकरी देने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर का पूछा गया है। रामसर भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे दिया गया है? आइए देखते हैं।
डॉक्टर माधव गौडगिल को, डॉक्टर जयश्री वेंकटरमन को, या फिर डॉक्टर आर के सिन्हा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को ये जो है दिया गया है पुरस्कार, रामसर भूमि पुरस्कार। देखिए, डॉक्टर श्री वेंकटेशन को रामसर भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग की श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ध्यान रखना, ये एक महिला है और पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में पहला जो है महिला परिवर्तन कार्यकर्ताओं में दूसरे संस्करण में शामिल किया है। कुल मिलाकर के आर्द्र भूमि के अच्छे उपयोग के लिए इनको रामसर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार 7 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया। 7 मार्च को घोषित किया गया और 8 मार्च को ये पुरस्कार दिया गया। तो मार्च अप्रैल तक की करंट अफेयर, मई तक की भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आ रही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गुलाबी क्रांति ढूंढेंगे, लेकिन ऑप्शन में गुलाबी क्रांति दिया ही नहीं था। बेसिकली जो गुलाबी क्रांति है वो आपके प्याज से संबंधित होती है, इसलिए गुलाबी क्रांति को नहीं दिया था और नीली क्रांति को दिया था। तो दाल से संबंधित है, ठीक है, या फिर जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो मतलब पूछ रहे हैं कि मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो ये आपकी नीली क्रांति सही आंसर हो जाएगा। देखिए, झींगा मछली क्रांति को नीली क्रांति भी कहा जाता है, जो जलीय कृषि उद्योग में मछली और अन्य जलीय जीवों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है। यह 1960 के दशक के मध्य से शुरू हुई थी। ध्यान रखना, 1960 में नीली क्रांति को शुरू किया गया था, जो जलीय कृषि के विकास के लिए तीव्र चरण है। जलीय कृषि का अर्थ है कि जल में जो कृषि होती है। क्या सर जल में हम लोग क्या गेहूँ वहूँ बोते हैं? उससे नहीं, जलीय जीवों की कृषि, जैसे कि मछली हो गया, झींगा हो गया, कछुआ हो गया, इन लोगों की जो कृषि की जाती है उससे संबंधित रहती है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मार्च 2020 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी कितने बनाए जा चुके हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। 1.25 करोड़, 3.5 करोड़, या फिर 7.75 करोड़, 5.2 करोड़। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.75 करोड़ केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। अगला देखिए, प्ले अंटिल बॉलर्स डाई, यह प्रसिद्ध कथन जो है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने यह बात कही थी? प्ले अंटिल बॉलर डाई, तब तक खेलते रहो जब तक कि बॉलर मर न जाए। अब मरने का मतलब है कि बॉलर जब तक थक न जाए। किसने कहा था? कपिल देव, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर हो जाएगा। जल्दबाजी में आपको राहुल द्रविड़ नहीं लगाना है। राहुल द्रविड़ दवाल के नाम से फेमस है, ठीक है, इन्हें मिस्टर रिलायबल भी कहा जाता है। लेकिन ये जो कथन है वो सुनील गावस्कर ने कहा था, इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अगला पूछा है आपसे धनकर झील ये कहाँ पर स्थित है? स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा। धनकर झील उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, तो धनकर झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित स्पीति घाटी में है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया है? हाँ, हिमाचल प्रदेश दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी ही लगाना पड़ेगा। हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट है उसका वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है ना, स्पीति घाटी में होता है, ठीक है। लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और धनकर मठ के ऊपर स्थित है। ध्यान रखना, ये जो धनकर झील है वो धनकर मठ के ऊपर स्थित है। उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन इसको बेसिकली हिमाचल प्रदेश में ही माना जाता है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न भी रहेगा। आप देखिए रेलवे वाले इसको क्या मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पिसीकल्चर ये किससे संबंधित है? तो पिसीकल्चर आपको पता है, जलीय पौधों, जलीय जंतुओं, रेशम कीट या फिर मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन से संबंधित है पिसीकल्चर। देखिए, पिसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। यह मत्स्य पालन का एक रूप है जिसमें मछलियों को कृत्रिम तरीके से पाला जाता है, जैसे कि मछलियों को टैंकों या तालाबों में, और इनका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। जो पिसीकल्चर है ये एक प्रकार की मछलियों की खेती होती है। तो जो आप समुद्र या फिर नदी से पकड़ रहे हैं वो मछली पिसीकल्चर के अंतर्गत नहीं आएगी। पिसीकल्चर के अंतर्गत कौन सी मछलियाँ आएंगी? जिनको कृत्रिम तरीके से पाला जाएगा, यानी टैंकों में या फिर तालाबों में जो पाला जाता है, ये आपके पिसीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा और इनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? चलिए देखते हैं, बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, या फिर बाबू कुंवर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से इसका नेतृत्व किया था। देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से? बिहार से। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह कर रहे सैनिकों की कमान संभाली थी। तो दानापुर में जो लोग विद्रोह कर रहे थे, बिहार के दानापुर में, वहाँ पर इन्होंने पहुँच करके वहाँ की कमान संभाली थी। तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति की कमान संभाली।
अगला है यूके के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक को दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर फेडरल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार क्यों दिया गया है वो आगे देख लेते हैं। देखिए, तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। यह पुरस्कार आरबीआई की हाउस डेवलपर टीम के द्वारा विकसित की गई डिजिटल पहल, दो पहल इन्होंने विकसित की है। पहली है प्रवाह, दूसरी है सारथी। ये दोनों पहलों के नाम भी पूछे जा सकते हैं आगे आपसे, तो ध्यान रखना। पहली प्रवाह है और दूसरी सारथी है। इन्होंने ये डिजिटल पहल बनाई है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार के बाहरी भाग में नहीं है? यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है इनमें से जो दक्कन के पठार में नहीं आता है? राजगीर, हिमालय, दिल्ली या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है गिर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हिमालय है वो दक्कन के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है जो दक्कन पठार से संबंधित नहीं है, जबकि गिर गुजरात से, दिल्ली उत्तर भारत में, राजगीर बिहार में है जो दक्कन पठार के सीमावर्ती क्षेत्र में है। लेकिन हिमालय एकदम ऊपर पहुंच जाता है, तो ये पूरा पूरा उत्तर भारत में आता है, दक्कन भारत में इसका बिल्कुल भी दक्कन के पठार से टच नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थल से हुई थी? सिंधु घाटी के किस स्थल से टेराकोटा खिलौने की खोज हुई है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से बनावली और मोहनजोदड़ो दो स्थानों से हुई है। बनावली में हल्के टेराकोटा मॉडल और मोहनजोदड़ो में टेराकोटा मॉडल के पहिएदार खिलौनों को पाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा भारत में चार बाग शैली को लेकर के आया गया? कौन, तो किसने शुरू किया था? मराठा ने, राजपूत ने, मुगल ने या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुगल लोग इसको लेकर के आए थे। तो चार बाग शैली को भारत में मुगलों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब ये चार बाग शैली क्या है? देखिए, तो चार बाग शैली एक फारसी शैली होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जिसे मुख्य भवन को चतुर्भुजाकार, यानी जो आपका भवन है या फिर जो मंदिर बना है, जो मस्जिद बना है या जो भी आपकी इमारत बनी है, इसको एक चतुर्भुज आकार के चबूतरे पर बनाया जाता था और उसके चारों ओर जो है पानी वगैरह भर करके बनाया जाता था। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल को एक चबूतरे पर बनाया गया है और वहाँ पर पानी वगैरह भर करके बनाया गया। इसी तरह हुमायूं का मकबरा बना है। तो ध्यान रखना, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, ये सब जो है चार बाग शैली के उदाहरण हो जाएंगे और ये मुगलों के द्वारा भारत में लाई गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 ये किसको प्रदान किया गया? शांति के क्षेत्र में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, नियोन हिंडियाको, संयुक्त राष्ट्र या फिर ग्रीन पीस। सही आंसर हो जाएगा नियोन हिंडियाको को ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो जो परमाणु हथियार हैं इसको कम करने के लिए इन्होंने पहल चालू की है कि परमाणु हथियार का उपयोग कम होना चाहिए, इसलिए इनको शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है, नियोन हिंडियाको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपने जीवन के अंत में यानी अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया है? बताइए कौन था इनमें से? कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने संथारा प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। संथारा प्रथा में क्या होता है कि खाना पीना एकदम छोड़ दिया जाता है और प्राण धीरे धीरे भूख की वजह से प्राण निकल जाते हैं। ये संथारा प्रथा होती है जैन धर्म से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 50 वर्ष की अवस्था में जैन धर्म की ओर इनका झुकाव हो गया और अंत में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये आपके आज के प्रश्न थे। कैसे लगे प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस पर आप लोग मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है। एसआई में 3 साल की छूट भी हो गई है। ठीक है, तो यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, इन सब के नोट्स कंप्लीट उपलब्ध हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल के, आरआरबी ग्रेजुएट लेवल के, आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स उपलब्ध हैं। अभी 2 दिन के लिए मात्र 149 रुपये में, इसके बाद वापस 199 के हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी 2 दिन के अंदर आप लोग नोट्स ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना हर जगह। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।